गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ASK स्टडी पर। कल से हम लोग पढ़ रहे हैं। कल पहला वीडियो आपका हमारा पढ़ा था और उसमें आप लोगों ने पढ़ा था साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उसमें आप लोगों को कुछ 5 टॉपिक लिखवाए गए थे। 5 टॉपिक में जो पहला टॉपिक था वो था रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ लिए हैं। अब दूसरा जो उसका टॉपिक है उसको पढ़ना है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की बात करें तो जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं को उनके प्रतीकों या गुणसूत्रों के रूप में लिख देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, या गुणसूत्रों के रूप में लिख के प्रदर्शित कर देना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये बातें ध्यान रखिएगा क्या क्या कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक रूप को ही, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक रूप को ही हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे में उसमें क्रिया कराई गई थी, पीछे आप लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में कि कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराने से क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आज उन्हीं को प्रतीकों के रूप में व्यक्त करेंगे और ये सब आप लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक रूप को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक रूप को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, प्रतीकात्मक रूप का मतलब क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया जो हम लोग शब्दों में लिख के पूरा कर रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया जो पीछे आप लोग पिछला वीडियो देखे हैं तो उसमें देखे हैं तो लिखवाया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग शब्दों में लिख के उसमें लिखे थे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे। तो रासायनिक अभिक्रिया जो उसमें शब्दों में लिखी गई थी उसी को अगर प्रतीकों के रूप में लिख दें तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। तो देखते हैं उसमें, जैसे में इसका देखते हैं। जैसे क्या है, जैसे पहला है, उसमें कार्बन की क्रिया कराई गई थी किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये है कार्बन, कार्बन का प्रतीक होता है C और प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इसका कराया गया था दहन। क्या कराया गया था, दहन, यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया था। तो क्या बना था, CO2 बना था और 94 किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी क्या प्राप्त हुई थी, ऊर्जा प्राप्त हुई थी। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, कार्बन की क्रिया हम लोग ऑक्सीजन से कराए थे तो क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड बना था और इतने किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त हुई थी। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया जो थी हाइड्रोजन की क्रिया जल से कराए थे। क्या कराए थे, दूसरा पॉइंट,
2H2 की क्रिया हम लोग O2 से कराएंगे, तो यहाँ पे बनता है जल 2H2O और प्लस 108 किलो कैलोरी ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त होती है। दोनों बातें। दूसरा उसमें अभिक्रिया यही दिया गया था कि हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराने पर जल का निर्माण होता है और इतने किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। तीसरी अभिक्रिया आपको श्वसन की दिखाई गई थी। ऑक्सीजन से क्रिया कराया गया था ग्लूकोज का। किसका क्रिया कराया गया था? ग्लूकोज का। तो देखिए ऑक्सीजन, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है इसका, ऑक्सीजन की क्रिया 6O2 की क्रिया कराई गई थी ग्लूकोज से, तो C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। इससे क्रिया कराई गई थी तो क्या बना था? 6CO2 प्लस, उसके बाद बना था 6CO2 बना और 6 मोल जल बना था और प्लस 38 ATP ऊर्जा। ठीक है, देखिए उसमें क्या था, श्वसन की क्रिया में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ब्लड द्वारा ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और कोशिका में जाकर ये ग्लूकोज से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। और इस क्रिया के दौरान 38 ATP ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उसके बाद इतनी क्रियाएं सबको समझ में आ गई। अब हम लोगों को जो अगली क्रिया सीखनी है, रासायनिक समीकरण तो हम लोग पढ़ लिए। क्या है रासायनिक समीकरण? रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक रूप को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अगला जो हम लोगों को पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं, ये सब बातें को ध्यान देना। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखना, अगला जो पॉइंट है आपका, रासायनिक अभिक्रिया को लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को लिखना, कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के तरीके की बात करते हैं कि वास्तव में अच्छे तरीके से और पूर्ण रूप से गुणवत्ता के साथ उसमें कोई कमी न रहे, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें है, देखिए क्या पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद का अणुसूत्र ज्ञात होना चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभिक्रिया आप लोगों को लिखना है,
रासायनिक अभिक्रिया को लिखना है तो रासायनिक अभिक्रिया का तो शाब्दिक रूप आप लोग लिख दिए थे। यहाँ पे हम लोग रासायनिक समीकरण की बात करें तो रासायनिक समीकरण को जब हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले जो अभिकारक हों उसमें शामिल होने वाले, जो उत्पाद हों शामिल होने वाले, उन दोनों का जो आप लोगों का अणुसूत्र ज्ञात होना चाहिए। अणुसूत्र अगर नहीं जानते हैं तो रासायनिक समीकरण लिखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखते हैं आगे। जैसे ये रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे OH का होल ट्वाइस लिखा गया है। OH का होल ट्वाइस का मतलब ये हुआ कि इसमें O भी 2 है और H भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि एक O इससे अलग हो जाता है और ये Mg के साथ जुड़ जाता है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, और एक O जो इसमें से निकला ये H2O के साथ जुड़ता है, H के साथ जुड़ता है तो ये बनाता है H2O, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा MgO प्लस H2O। ठीक है, तो देखते हैं इसके नाम को। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड, और इसको कहते हैं जल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपका आणविक सूत्र नहीं याद होगा तो इस समीकरण को लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए जो अभिकारक और उत्पाद उसमें बन रहे हैं या भाग ले रहे हैं उनके अणु सूत्र आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, पहला हो गया, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को अणुओं के रूप में लिखते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे क्या है, जैसे अणुओं के रूप में कैसे लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन को O नहीं लिखते हैं, सिर्फ O नहीं लिखते हैं, O2 लिखते हैं, ये इसका अणु हो गया।
हाइड्रोजन को H नहीं H2 लिखते हैं। आयोडीन को I2 लिखते हैं। नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं। और क्या, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गया। क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, ETC। ठीक है। इस प्रकार के जितने पदार्थ हैं सभी को अणु के रूप में लिखा जाता है। जैसे ऑक्सीजन हो गया O2 के रूप में, हाइड्रोजन हो गया H2 के रूप में, आयोडीन हो गया I2 के रूप में, नाइट्रोजन N2 के रूप में, और क्लोरीन को Cl2 के रूप में लिखते हैं। ऐसे और भी हैं, फ्लोरीन भी है। ठीक है। ये सब ऐसे तत्व हैं जिनको, पदार्थ हैं जिनको हम लोग अणु के रूप में इसमें लिखा जाता है रासायनिक समीकरण में। ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट इसका जो है, तीसरा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखते हैं क्या क्या है। जैसे में सोडियम, को Na से, आयरन को Fe से, लिथियम को Li से, मैग्नीशियम को Mg से, ETC। ठीक है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में 3 पॉइंट हो गए हैं। चौथे पॉइंट की बात करें तो जो तीर लगाई जाती है वो अभिकारक से हमेशा उत्पाद की तरफ लगाई जाती है। ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, चौथा, तीर को अभिकारक से उत्पाद की तरफ लगाते हैं, क्योंकि ये पता चले कि अभिक्रिया किस दिशा में घटित हो रही है।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, देखिए 2H2 + O2 और तीर का निशान नहीं है, उसके बाद 2H2 हो, तो इससे इस तीर ये इंडिकेट करता है कि अभिक्रिया किस दिशा में घटित हो रही है। ठीक है, ये इसका चौथा पॉइंट है। पांचवें पॉइंट की बात करें, पांचवें की, चौथा को एक बार और देखिए। तीर जो लगाया जाता है हमेशा अभिकारक से उत्पाद की तरफ ही क्यों लगाया जाता है? तो इसका कारण ये है कि ये पता चल जाए कि अभिक्रिया वास्तव में किधर से किधर की घटित हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभिकारक से उत्पाद की तरफ घटित होती है, लेकिन सामान्यतः एक और तीर का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग इस रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसका अगला पॉइंट देख लीजिए। जब अभिक्रिया दोनों दिशाओं में घटित होती है, घटित होती है तो उत्क्रमणीय, ये वाला है, उत्क्रमणीय चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे क्या है, जैसे क्या है, जैसे यहाँ पे देखो N2 नाइट्रोजन लिया गया है और इसकी क्रिया कराई दे रही है 3H2 से, हाइड्रोजन से। तो ये क्रिया करने के पश्चात ये अमोनिया गैस बनाता है, 2NH3 क्या बनाता है, अमोनिया गैस बनाता है। देखिए आप लोग, तो यहां बात करें तो यहां तीर इस रूप में न लग के ये तीर जो लगती है उत्क्रमणीय वाली तीर लगती है इस रूप में। यानी ये कह सकते हैं कि जितनी तेजी से ये अभिकारक N2 और 3H2 क्रिया करके NH3 अमोनिया का निर्माण करते हैं, उतनी तेजी से ही अमोनिया विघटित होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूटती जाती है। मतलब ये दोनों की अभिक्रिया लगातार चलती रहती है, जितनी तेजी से ये बनाएगा उतनी तेजी से ये इस रूप में आती जाएगी। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय। मतलब अभिक्रिया जो चल रही है वो दोनों दिशाओं में चल रही है, आगे भी, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ठीक है, अब आगे अगली पॉइंट पे आते हैं। इसका छठवां पॉइंट देखते हैं क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में देखिए रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों कर देते हैं, उत्पादों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख लीजिए, ये वाला प्लस, अभिकारक और उत्पाद के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं उत्पाद में देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का प्रयोग किया गया है।
क्यों प्लस का प्रयोग किया गया है? एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग व्यक्त करने के लिए बीच में प्लस का प्रयोग किया जाता है, जिससे पदार्थ क्या हो, एक दूसरे से अलग दिखाई दे। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन इससे अलग है और हाइड्रोजन अलग है, इन्हीं दोनों के क्रिया से अमोनिया का निर्माण हो रहा है। इतनी बातें क्लियर। इसका अगला पॉइंट है 7वां। सातवां पॉइंट है पदार्थों की भौतिक अवस्था उनके साथ छोटे कोष्टक में लिखकर व्यक्त की जाती है। जैसे बात कर लेते हैं कि छोटे कोष्टक में क्या लिखते हैं, जैसे देखिए, अगर अभिकारक ठोस अवस्था में है या उत्पाद ठोस अवस्था में है, अभिकारक या उत्पाद ठोस अवस्था में है, तो उसके लिए उसी के साथ कोष्टक में क्या लिख दिया जाता है, ठोस। तो इसके लिए यस का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में है तो इसे या लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। गैस अवस्था में है तो कोष्टक में जी का, और जलीय विलयन है, क्या है, जलीय विलयन है, तो कोष्टक में एक क्यू का, एक्वा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग दहन कराए हैं कार्बन का ऑक्सीजन, कार्बन का दहन कराए हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये बात कि ये जो कार्बन है ठोस अवस्था में है, तो इसी के आगे कोष्टक में यस लिख के इसको व्यक्त कर देते हैं कि ये सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, तो इसी के आगे कोष्टक में जी लिख के व्यक्त कर देते हैं कि ये गैसीय अवस्था में है। ठीक है। ये इसका 7वां पॉइंट था। 6वां, 7वां। अब लास्ट पॉइंट इसका 8वां है। ठीक है। इतनी बातें क्लियर। 8वां पॉइंट देखने हैं, 8वां क्या है। पहले 7वें को एक बार और दोहरा लीजिए। देखिए, पदार्थों के भौतिक अवस्था को उनके साथ छोटे कोष्टक में लिखकर व्यक्त किया जाता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन। ठीक है। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है, लास्ट पॉइंट अभिक्रिया में, देखिए क्या है, अभिक्रिया में ताप, दाब, उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर समीकरण पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार शुरू से लास्ट तक सभी चीज़ का रिवीजन कर लेते हैं कि क्या आज हम लोगों ने पढ़ा। तो पहला चीज़ जो पढ़ा, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रतीकात्मक रूप होता है उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे इसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस 94 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई थी। आगे देखते हैं, दूसरी अभिक्रिया कराए थे कि 2H2O ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई गई थी हाइड्रोजन की, तो जल का निर्माण हुआ था और 108 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई थी। उसी तरह से अगली अभिक्रिया। अब उसके बाद हम लोग सीखे हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखते कहते हैं।
पहला पॉइंट इसमें यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद के अणु सूत्र ज्ञात होने चाहिए। जब तक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु सूत्र ज्ञात नहीं होते हैं तब तक आप रासायनिक समीकरण को लिख नहीं पाएंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के अणुओं के रूप में लिखते हैं, जैसे ऑक्सीजन को O2, हाइड्रोजन को H2, आयोडीन को I2, नाइट्रोजन को N2, इन रूपों में लिखा जाता है। अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया में एक परमाणु वाले तत्वों को उनके प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, सोडियम को Na, आयरन को Fe, लिथियम को Li या मैग्नीशियम को Mg, इस रूप में उसके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करते हैं। अगला पॉइंट है तीर को अभिकारक से उत्पाद की तरफ लगाते हैं क्योंकि ये पता चले कि अभिक्रिया किस दिशा में घटित हो रही है। तीर जो लगाई जाती है वो अभिकारक से उत्पाद की तरफ लगाई जाती है। ठीक है, लेकिन इसके एक और हम पॉइंट इसके लिए बताए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में नहीं, ये अगला पॉइंट ये है कि जब अभिक्रिया दोनों दिशाओं में घटित होती है तो उत्क्रमणीय चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों के बीच प्लस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रयोग किया जाता है कि पदार्थों को अलग अलग दिखाया जा सके। अगला पॉइंट है पदार्थों की भौतिक अवस्था को उनके साथ छोटे कोष्टक में लिखकर व्यक्त किया जाता है, जैसे ठोस को S, द्रव को L, गैस को G और जलीय विलयन को AQ के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है 8वां, अभिक्रिया में ताप दाब उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर रासायनिक समीकरण को पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका वीडियो आज का रहा। नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। तो कल मिलते हैं आप लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वरना कोई बात नहीं।